हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 9 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो बोधि दिवस से संबंधित है। तो हर वर्ष 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया जाता है और ये दिन राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। इसी दिन से वो गौतम बुद्ध बने थे, यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उसके बाद से वो गौतम बुद्ध कहलाने लगे थे। यह दिन हमें बुद्ध के उन विचारों की याद दिलाता है जो न केवल जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, जीवन दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है और दुख निरोध का मार्ग है। इसके साथ ही अष्टांगिक मार्ग यानी कि सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि के भी उपदेश दिए। यह दिवस मतलब बहुत धूमधाम से, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जाता है, लेकिन इसमें सभाएं होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, तो ये सब चर्चा वगैरह आयोजित किए जाते हैं। अब बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इनका जन्म लुम्बिनी, नेपाल के पास एक जगह है लुम्बिनी, वहां पे हुआ था और इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था, वो साकेगन के राजा थे और इनकी माता का नाम महामाया था, महामाया देवी। इनका विवाह यशोधरा नाम की युवती के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम था राहुल। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग कर दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तो ये सारे फैक्ट्स हैं गौतम बुद्ध के बारे में जो एग्जाम में एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और योगेश वडादेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा की मदद से अलकनंदा नाम की एक सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है। ठीक है, तो ये खोज किसने की है? राशि जैन और योगेश वडादेकर। यह आकाशगंगा उस समय अस्तित्व में थी जब ब्रह्मांड की आयु केवल 1.5 अरब वर्ष थी। ठीक है, और ये आकाशगंगा एबेल 2744 क्लस्टर में पाई गई है। इसकी पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो इसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष है। और राशि जैन और योगेश वडादेकर ने इस आकाशगंगा का नाम अलकनंदा नदी के नाम पर रखा है। ठीक है, जो गंगा की एक प्रमुख नदी है। हमारे मिल्की वे जो है दुग्ध मेखला, उसका नाम मंदाकिनी है, वो भी गंगा की एक प्रमुख नदी है। तो उसी से रिलेट करते हुए इसका नाम अलकनंदा रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है, ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर शोध केंद्र यानी कि CREA की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का प्रमुख शहर गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर बनकर उभरा है। तो अभी CREA ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर बनकर उभरा है। ठीक है, और यहाँ पे PM 2.5 पार्टिकल्स का जो स्तर है वो सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक है। इसके अलावा भारत के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं? तो नवंबर 2025 के अनुसार गाजियाबाद यूपी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नोएडा, तीसरे नंबर पे बहादुरगढ़ हरियाणा का, चौथे नंबर पर दिल्ली, पांचवें नंबर पर यूपी का ही हापुड़, छठे नंबर पर ग्रेटर नोएडा, ये भी यूपी, सातवें नंबर पर बागपत, ये भी यूपी, आठवें नंबर पर सोनीपत हरियाणा और 9वें नंबर पर मेरठ, 10वें नंबर पर रोहतक। यानी कि इसमें टॉप 10 में मैक्सिमम जो शहर हैं वो यूपी के हैं, इसके बाद हरियाणा के। और सबसे कम प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? तो मेघालय का शिलोंग। यहाँ पे PM 2.5 पार्टिकल का स्तर मात्र 7 है। ठीक है, PM 2.5 होता क्या है?
तो ये 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण होते हैं जो सबसे हानिकारक प्रदूषकों में से एक है और ये फेफड़ों की गहराई तक पहुंच सकता है। लंबे समय से अगर कोई व्यक्ति इसके प्रभाव में रहे तो उसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, समय से पहले मृत्यु आदि होने की संभावना होती है। WHO की सुरक्षित सीमा क्या है? ये PM 2.5 पार्टिकल के तो वार्षिक स्तर पर 15 म्यूग्राम प्रति घन मीटर और दैनिक स्तर पर 25। लेकिन अभी गाजियाबाद का कितना है? 224, जो कि दैनिक और वार्षिक दोनों स्तर से बहुत ज्यादा है। हर वर्ष सर्दियों की शुरुआत में उत्तर भारत में प्रदूषण बढ़ जाता है। इसका कारण क्या होता है? तो तापमान इन्वर्जन, यानी कि अचानक से जो तापमान चेंज होता है, ठंडी हवाएं जो होती हैं वो प्रदूषकों को जमीन के पास ही फंसा कर रखती हैं, ऊपर उठने नहीं देती हैं। तो इस वजह से भी रहता है। फिर हवा की गति कम होती है तो प्रदूषक एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। वाहन और उद्योग के उत्सर्जन, तो वाहनों से और उद्योगों से जो उत्सर्जन निकलते हैं वो भी हवाओं के कारण एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, लेकिन हवाओं की गति चूंकि कम रहती है तो वो उनका संचरण नहीं हो पाता है। इसके साथ ही कचरे और बायोमास का खुले में जलाना, पंजाब हरियाणा के पराली जलाने के अवशिष्ट प्रभाव। इस समय पंजाब और हरियाणा में बड़े स्तर पर पराली जलाए जाते हैं। तो इन सभी वजहों से इस समय प्रदूषण बढ़ जाता है इन क्षेत्रों में। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत के बाघ संरक्षण अभियान के तहत मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में से एक बाघिन को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व लाने की तैयारी की जा रही है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। यह राजस्थान का पहला अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण होगा और पूरे भारत का दूसरा बाघ स्थानांतरण होगा। ठीक है, इस स्थानांतरण का उद्देश्य क्या है? तो बाघों की संख्या बढ़ाना, जीन विविधता को मजबूत करना और नए टाइगर रिजर्व में पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करना। ये जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है ये 2022 में ही इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान के बूंदी जिला में स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल 1,50,189 वर्ग किलोमीटर है। इसका कोर क्षेत्र 481.9 वर्ग किलोमीटर का है और बफर क्षेत्र जो है वो 1,019.98 वर्ग किलोमीटर का है। इसे 16 मई 2022 को आधिकारिक तौर पर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और यह रिजर्व दो महत्वपूर्ण टाइगर लैंडस्केप, रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो उत्तर पूर्व में है और मुखंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो दक्षिण में है, इन दोनों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण गलियारा है। इस रिजर्व से होके एक नदी भी बहती है, कौन सी? मेज नदी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव से संबंधित। तो भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 11वें संस्करण की शुरुआत 6 से 9 दिसंबर 2025 तक हरियाणा के पंचकुला में हुई है और यह महोत्सव विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति का उत्सव मनाने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय आयोजन है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और आज ये देश के सबसे बड़े विज्ञान जन जागरूकता कार्यक्रमों में से एक बन गया है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक सोच को सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बनाना है और युवाओं को वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से सशक्त करना है। तो युवाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करना और उसके माध्यम से उनको सशक्त बनाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। इस बार की थीम क्या है इस प्रोग्राम की? तो थीम है विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत और इस महोत्सव का उद्देश्य विज्ञान और नवाचार को आत्मनिर्भरता के चालक के रूप में बढ़ावा देना, भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक अनुसंधान से जोड़ना और जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा जिज्ञासा को विकसित करना है।
तो मेनली ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन जन तक पहुंचाने और युवाओं और बच्चों में इसके विकास के लिए इसका आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में 5 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। कौन कौन सा? पारिस्थितिकी और हिमालयी विज्ञान, समाज और शिक्षा के लिए विज्ञान, विज्ञान तकनीक से आत्मनिर्भरता, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इकोनॉमी, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान। तीसरा और अंतिम समिट जो होगा वो दिल्ली में आयोजित होगा। सहकार सारथी क्या है? तो ये नाबार्ड और सहकारिता मंत्रालय की संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण सहकारी बैंकों और सहकारी संस्थाओं से जुड़े बैंकों के लिए एकीकृत डिजिटल ढांचा प्रदान करना है ताकि ये बैंक भी वाणिज्यिक बैंकों जैसी अत्याधुनिक तकनीक पर काम कर सके। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।